नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं फिर से आ गया हूं आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स जो हैं, जो यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके मन में प्रिपरेशन से पहले या फिर प्रिपरेशन के दौरान भी एक डाउट रहता है कि हाँ, यूपीएससी जैसा प्रेस्टिजियस एग्जाम, इंडिया में जिस एग्जाम का इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा भौकाल है कि हाँ टफेस्ट एग्जाम है, ये है वो है, तो उसके लिए क्या आपको उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सोचने के लिए भी क्या आपको मतलब बहुत एक इंटेलिजेंट माइंडसेट होना चाहिए, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड ऐसा अच्छा हो कि लगे कि हाँ आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं थ्रू आउट योर स्टडीज एंड एवरीथिंग। तो इस पे क्या टेक है, ठीक है। तो मैं इस पे अपना टेक बताना चाहूंगा, बाकी बहुत सारे लोगों का अपना अपना अलग अलग मत है। मैं क्या सोचता हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं सिर्फ उसके बारे में शेयर करूंगा। तो देखिए, मैंने खुद यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तीनों का मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था, तीनों मैंने मेंस लिखा। यूपीपीसीएस के भी मैंने आई थिंक हाँ 2 मेंस दिए हैं और दोनों ही मेरा क्वालिफाई हुआ था। दो दो बार इंटरव्यू भी दिया है यूपीपीसीएस का, उसमें से हाँ एक तो मेरा फाइनल सिलेक्शन था जिसके थ्रू मैं वो पीसीएस वाली जॉब में था अपनी। अब यूपीएससी का जो ये है जो एक हवा बना हुआ है कि बहुत ही टफ है, और अगर आप एक इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है, तो फिर आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। तो मेरा इस पे टेक ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं मिल चुका हूँ, ठीक है, मतलब सिविल सर्विसेज के टॉपर्स से मैंने बात की है, मिला है, जानता हूं उनके बारे में, ठीक है, और ये भी जानता हूं कि हाँ उनका क्या माइंडसेट है, कितने वो इंटेलिजेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, ठीक है, कि आपको बहुत ज्यादा कोई ऐसा एकदम सुपर इंटेलिजेंट होने की जरूरत है यूपीएससी के लिए सोचने के लिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाई इस एग्जाम का इतना हुआ क्यों है, क्यों इस एग्जाम को इतना टफ माना जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि क्यों बहुत ऐसा इंटेलिजेंस वाली बात नहीं है इस एग्जाम में, क्योंकि मुझे नहीं लगता, ठीक है, मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट पीपल देखे हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में। यहाँ पे कोई ऐसा न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स का कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करना है, ठीक है, कोई ऐसी वो जो उस लेवल का इंटेलिजेंस, उसको मैं इंटेलिजेंस मानता हूँ, ठीक है, जो उस लेवल का इंटेलिजेंस होता है, जो आप बहुत ही रिनाउंड पीएचडी ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर्स या फिर साइंटिस्ट या फिर रिसर्च स्कॉलर्स में देखते हैं। आई कॉल दैट एज एन इंटेलिजेंस, ठीक है। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए जो स्किल सेट चाहिए, उसमें मुझे नहीं लगता कि इंटेलिजेंस इज अ की फैक्टर। तो की फैक्टर क्या है और क्यों नहीं भी है, ठीक है। एक एवरेज पर्सन के लिए जो बहुत सारी चीजों से वाकिफ नहीं है, उसके आसपास जो हो रहे हैं, वो अगर किसी यूपीएससी एस्पिरेंट या किसी यूपीएससी टॉपर या फिर किसी भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट से मिलता है, तो उसको ऐसा लग सकता है कि वाह कितना इंटेलिजेंट बंदा है। लेकिन दैट्स जस्ट अ कंपैरिजन। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आपसे किसी को भी थोड़ा सा कुछ ज्यादा पता है तो आपको लगेगा ही कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है या फिर ऐसा है। बट इन रियलिटी यूपीएससी का एक फिक्स्ड सिलेबस है, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ऐसे खिचड़ी की तरह पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड व्हाट नॉट। और नॉर्मली जो माना जाता है कि हाँ आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कम से कम 1 1.5 2 साल इतना टाइम चाहिए होगा प्रिपेयर करने के लिए, एटलीस्ट टू कवर लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आर गिवन देयर इन द सिलेबस, ओके, ऑल द टॉपिक्स। वो सफिशिएंट टाइम नहीं है आपको हर फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए। एक यूपीएससी का अगर कोई टॉपर भी होगा ना, तो उसकी भी जो भी उसका बेस्ट भी सब्जेक्ट होगा, अगर लेट्स से इकोनॉमी उसका बेस्ट सब्जेक्ट है, उसकी नॉलेज, अगर इकोनॉमी का सच में कोई एक्सपर्ट है, उसकी नॉलेज के बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। सो यूपीएससी एक बहुत ही जनरलिस्टिक व्यू आपको चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी को पढ़ने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए। तो इंटेलिजेंस वाली बात तो हम साइड रख देते हैं, ठीक है। तो चाहिए क्या फिर? तो अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा, बहुत बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और बहुत सारी चीजें पढ़ने के दौरान आप भूलते भी हो, बार बार उसको रिवाइज करना पड़ता है। रिवीजन जो है वो एक बहुत ही की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर जर्नी का, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ती है ना
एक बार आप कोई चीज पढ़ोगे तो वो ऑब्वियसली बहुत दिन तक आपके साथ रिटेन नहीं रह पाएगी, कुछ दिनों कुछ महीनों के बाद वो भूलती जाती है। तो जितनी बार आप उसको रिवाइज करते हो, रिफर्बिश करते हो अपनी नॉलेज को, तो वो पूरा सेटल डाउन होता है आपके ब्रेन में, एक माइंड मैप बन जाता है चीजों को लेकर के। तो सबसे पहली चीज है कि हाँ, हार्ड वर्क करना जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। पढ़ने के अलावा पढ़ते समय हमेशा आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम हॉल में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, अगर आप ठीक है बहुत सारा पढ़ लिए हैं, ठीक है, आपको बहुत सारी नॉलेज हो गई है एकदम अच्छी, बट यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट योर आंसर्स एंड योर नॉलेज टू द एग्जामिनर, या फिर जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, सब कुछ फिर फ्यूटाइल है, वेस्ट है सब कुछ। ओके, कुछ भी मैटर नहीं करता। तो हार्ड वर्क के साथ साथ एक स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे पेपर पे, एग्जाम में। ठीक है, दैट इज व्हाट ऑल मैटर्स इवेंचुअली, राइट? कि हाँ, आपके मार्क्स ही मैटर करते हैं, वो नहीं मैटर करता कि आपको नॉलेज कितनी है, आपने अच्छे से पढ़ाई कितनी की। ठीक है, वो सब कुछ नहीं मैटर करता। एग्जामिनर आपकी कॉपी देखता है और जो आपने लिखा है उसको चेक करके मार्क्स देता है, दैट्स इट। तो दूसरी चीज ये होगी कि स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज कि यूपीएससी में स्पेसिफिकली जो मेंस है उसके लिए आपको आंसर राइटिंग स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कितना, कब, कहां और कैसे लिखना है आंसर्स। ठीक है, 150 वर्ड्स का अगर क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है, तो किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है। और ऐसा नहीं कि हाँ एक ही क्वेश्चन में सारे टाइम दे दिए हमने आंसर लिखने में और बाकी सारे क्वेश्चंस तो उतना फोकस नहीं कर पाए और आधा कच्चा पका आंसर लिख के चले आए। ठीक है, सो आपको ये सब कुछ एक आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी में आप डेवलप करते हो। ठीक है, तो आप इसकी भी काफी अच्छी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए जो आंसर राइटिंग है इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हो सकता है अगर आइंस्टाइन को भी बोल दिया जाए ना कि यूपीएससी का पेपर लिखो, तो मे बी ही वॉज अ गुड रिसर्चर एंड वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट, लेकिन हो सकता है कि वो फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता कि हाँ आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, कैसे एग्जामिनर को अपनी बात कम्युनिकेट करानी है, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स वगैरह जो भी हो। तो ये सारी चीजें, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा अब चलो मान लो ये सारी चीजें आपने कर ली। ठीक है, आपको पता है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, आप ये सारी रिवीजन कर सकते हो घंटों घंटों, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो घंटों घंटों। इसके बाद आता है कि अब फिर इस एग्जाम को और कौन सी चीज जो है जो इतना टफ बनाती है और इस एग्जाम का इतना हुआ बना है इंडिया में, वो है भाई सिलेक्शन रेशियो। ठीक है, मुश्किल से यूपीएससी जो सिविल सर्विस वाला एग्जाम है, वैसे तो यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, तो सिविल सर्विस वाले एग्जाम में ऑन एन एवरेज 700 टू 1100 1200 इतनी ही सीट्स आती है हर साल। मेरा तो ऐसा बैड लक था कि मैंने जो 3 साल अटेम्प्ट दिए, जो मेरे 3 अटेम्प्ट्स थे, तीनों मेंस में मेरे बार में 700 के अराउंड ही सीट थी, और जिस साल मेरे अटेम्प्ट खत्म हुए उस साल अचानक से 1100 सीट आ गई। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि सिलेक्शन टफ है क्योंकि कंपटीशन टफ है। ठीक है, 700 ही सीट है, 10 लाख लोग भर रहे हैं फॉर्म। अगर 10 लाख लोग मान लीजिए बहुत ही डिलीजेंटली प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हैं, तो भी अगर उसमें से मान के चलो कि चलो 2 लाख 2.5 लाख इतने भी अगर डिजर्विंग, आई वुड नॉट से डिजर्विंग, लेकिन इतने भी कैंडिडेट्स ने अगर हार्ड वर्क किया तो भी कंपटीशन टफ है। ठीक है, अगर 700 ही सीट है, मान लीजिए जो 701वीं पोजीशन पे जो कैंडिडेट रहा होगा, ठीक है, उसका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट ही विल बी टैग्ड एज लाइक या नॉट सेलेक्टेड, अ फेलियर, ही कुड नॉट क्वालिफाई यूपीएससी। लेकिन जो 700वें नंबर पे था उससे बस एक ही नंबर वो पीछे था। ठीक है, लेकिन इन चीजों में हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, दैट्स हाउ द सोसाइटी वर्क्स, दैट हाउ द सोसाइटी सीज इट, द क्राइटेरिया फॉर द सक्सेस और द फेलियर। ठीक है, तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, बट दीज आर द फैक्ट्स, राइट? जो 700 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और जो बाकी लोग जो नहीं सेलेक्ट हुए, ऐसा नहीं है कि हाँ जो नहीं सेलेक्ट हुए डिजर्विंग नहीं थे, बहुत सारे फैक्टर्स है। अब ये जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, दिस इज कॉल्ड, आप उसको कुछ भी कह लो, किस्मत कह लो, लक कह लो, आपकी सिचुएशन कह लो, लेकिन दीज फैक्टर्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस, इन योर सिलेक्शन एंड इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, नॉट ओनली यूपीएससी, राइट? सो अगर इस थर्ड
पार्ट को हटा दिया जाए तो बाकी जो ऊपर के 2 पार्ट हैं जो आपके कंट्रोल में है, हार्ड वर्क, रिवीजन, स्ट्रेटेजी, टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो इस पे अगर आप बहुत अच्छे से वर्कआउट करें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस समझने की आपको जरूरत है, ठीक है, एक बहुत ही बेसिक इंटेलिजेंस और एवरेज इंटेलिजेंस का स्टूडेंट भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस वाइज मैं इस एग्जाम को बहुत कोई ऐसा हुआ नहीं मानता, ठीक है। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं इंडिया में स्टडी की, करियर की, जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए होता है और यूपीएससी उनके आगे कहीं नहीं ठहरता, ठीक है। दैट्स व्हाट माय टेक इज। और मैंने देखा है इस चीज को, ठीक है, मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंस लोगों के साथ काम किया है, अभी भी करता हूं, तो आई हैव सीन कि इंटेलिजेंस का लेवल क्या हो सकता है, ठीक है। तो these are the things that you should like keep in your mind if you have any doubt। और बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।